हमारे कविवर कुछ ही समय में हमारे बीच उपस्थित होंगे। कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और कुछ रास्ते में हैं, आने वाले हैं। हाँ, ये भी आपको नंबर बताओ जरा। अरे वो मैं बता अक्षर वार्ता समाचार पत्र एवं कृष्ण बसंती संस्था प्रतिवर्षानुसार यह कार्यक्रम आयोजित करती है और हम चाहते हैं कि लगातार यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता रहे। प्रतिवर्ष हमें अच्छा प्रतिसाद मिलता जा रहा है। हम सभी आगंतुक बंधुओं का, पधारे कविवरों का हृदय से अक्षर वार्ता एवं कृष्णा बसंती संस्था की ओर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सुबह उन्होंने मेरे से नंबर मांगा था, तो मैंने कहा मैं देता हूँ, फिर चला गया। हम कुछ ही समय पश्चात हमारे अनेक कविवर हैं जिनको हम सुनेंगे। उनकी स्वर लहरियों से हम रस के अंदर सराबोर होंगे। अच्छी अच्छी कविताएं और अच्छे अच्छे मुक्तक सुन करके, और हमारे बीच में हास्य कवि भी हैं। सभी तरह के रसों में हमें वो डुबकी लगवाएंगे, हंसी के ठहाके लगाएंगे। जिस प्रकार से हम आज के समय में जीवन में हास्य विलुप्त होने जा रहा है, यानी जीवन में अनेक तरह का तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो लगता है कि हमें हास्य की जरूरत ज़्यादा महसूस की जाती है। तो हमारे हास्य कवि महोदय हमें कुछ समय के लिए इस प्रांगण में हमारे जीवन में हास्य का बिल्कुल रंग भरेंगे, ताकि हम इस दुनिया के तनाव और चिंताओं से मुक्त रहेंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। हमारे बीच में सम्माननीय कुलाना शासक विक्रम देवी के सम्माननीय श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा साहब भी विराजमान हैं। हमारे आदरणीय हैं कविवर सम्माननीय श्री दिनेश जी दिग्गज साहब भी विराजमान हैं। हम इनका भी स्वागत करते हैं। सम्माननीय साहित्य के कवि संतोष कुमार जी सुपेकर साहब भी हमारे बीच में हैं। हमारे श्रीमान शाजापुर के श्री पंडित नागर साहब, श्रीमान अशोक जी नागर साहब भी पधार चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार थोड़ा सा तालियों से शुरुआत कर दें, ताकि आपकी ओर से एक सम्मान हो जाए हमारे कविवरों का, और हम इस मेला को आगे बढ़ाएंगे। तो हम आनंद लेंगे आज कविवरों की बहुत शानदार कविताओं का, मुक्तकों का और गीतों का, सभी तरह की रसों का समावेश होगा। इस जीवन में हम मैंने कविता के माध्यम से भी हमें एक तरह का आनंद प्राप्त होता है, और उस आनंद की अनुभूति हमें महसूस होती है। हमें नागर साहब भी बहुत हंसाएंगे, यानी वो भी अनेक प्रकार की अपनी कविताओं की वाणी से अपने को बिल्कुल सुसज्जित करके आए हैं। ये बढ़िया ही तरीके से वो पूरा कार्यक्रम को व्यवस्थित करेंगे। और कुछ ही समय पश्चात हम प्रारंभ करने जा रहे हैं।
अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। धन्यवाद। दैनिक समाचार पत्र और अक्षर वार्ता अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका संस्था कृष्णा बसंती की ओर से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का यह आयोजन, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कुछ ही क्षणों में हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे कविगण पधार चुके हैं। मैं हमारे इस आज के कवि सम्मेलन के अतिथि आदरणीय श्री राजेश कुशवाहा जी, विक्रम विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य, आदरणीय प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, कुलानुशासक विक्रम विश्वविद्यालय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आए और मंच पर आए, पधारें। साथ ही आज के कवि सम्मेलन के कविगण आदरणीय पंडित अशोक नागर जी, आदरणीय श्री दिनेश दिग्गज जी, श्री अतुल ज्वाला जी, श्री कुलदीप रंगीला जी, श्री राहुल शर्मा जी, आपसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आए और मां सरस्वती को पुष्प अर्पित करें। श्रोता वर्ग के लोग आप कर लीजिए, फिर हम फोटो ले लेते हैं, है ना? ऐसा कर लीजिए। हाँ बस ठीक सर। थोड़ा और ऐसे जाए तो मैं सबका ही है। जिनके बारे में क्या ही कहें, जी न्यूज़ और तमाम बड़े चैनल्स में उनके कई कार्यक्रम के कई एपिसोड देश विदेश में प्रसारित हुए, जिनमें करोड़ों दर्शक उनके रहे हैं। और हमारे मालवा क्षेत्र के सुप्रसिद्ध कवि पंडित अशोक नागर जी, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि स्वागत करें। हमारे शहर का एक ऐसा नाम जो 22 देशों की यात्रा करता है और हमारे बुलावे पर तुरंत हमें आशीर्वाद देने पहुंच जाता है। मैं इशारा कर रहा हूँ श्री दिनेश दिग्गज जी के लिए आप तालियां बजाएं, स्वागत करें। हमारे शहर के पास इंदौर के पास राऊ से हमें गुनगुनाने के लिए आते हैं श्री अतुल ज्वाला जी, जिनका इन दिनों कलम कैफे बहुत प्रसिद्ध है यूट्यूब चैनल, जिसमें पिछले कुछ समय में लाखों व्यूवर्स हुए हैं। ऐसे श्री अतुल ज्वाला जी का हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे पास मालवा क्षेत्र से एक और हास्य का हस्ताक्षर होता है, जिनका नाम होता है श्री कुलदीप रंगीला। आप उनका स्वागत करें ताली बजाकर। हमारे उज्जैन शहर के पास शाजापुर के पास एक गांव, वहां से, हालांकि गांव का नाम खोरिया, दक्षिण कोरिया में खोरिया, वहां से आते हैं श्री राहुल शर्मा, जो देश भर की यात्राएं करते वीर स्तर की बात करते हैं। और उनका स्वर सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये टीम बहुत अच्छी है। इनके साथ ही हमारे बीच श्री BL बैचे, जो शाजापुर से आते हैं, पेशे से प्रोफेसर हैं, तो चाहूँगा कि ताली बजाएं। और इस कवि सम्मेलन के कवियों की सूची में मेरा भी नाम है, मुझे मोहन बैरागी कहा जाएगा यदि आप लोग सब चाहेंगे देश भर में। धन्यवाद। अब मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वे हमारे कवियों का स्वागत करें। हो जाएंगे आपके गले में जाके, क्योंकि शब्द सुनना आदरणीय राजेश कुशवाहा जी से निवेदन करता हूँ, पंडित अशोक नागर जी का स्वागत करें। श्री राजेंद्र जैन जी मंच पर आए।
और श्री अतुल ज्वाला जी का स्वागत करें। मैं नीचे से भी आप लोगों को तकलीफ देना चाहता हूँ। श्री महेश गोयल जी आए। आप अतुल ज्वाला जी का स्वागत करें। श्री महेश गोयल जी आए। कुलदीप रंगीला जी का स्वागत करें। आदरणीय संतोष सुपेकर जी आए। हमारे भी गीत के हस्ताक्षर आदरणीय श्री हेमंत सिंह लाल जी पधार चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। श्री सुपेकर जी, श्री राहुल डॉक्टर ओपी वैष्णव जी से मैं निवेदन करता हूं कि वे आए। पंडित अशोक नागर जी का स्वागत करें। आराध्य हाँ थैंक यू। नंद किशोर पांचाल जी आए। डॉक्टर विजय टेलर साहब आए और वे हमारे अतिथि श्री राजेश कुशवाहा जी का स्वागत करें। और मैं डॉक्टर मोहन बैरागी, मेरे ही परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी का स्वागत करना चाहता हूँ। कृपया ताली बजाएं। अच्छा डबल अभी देखो से हाँ असली है हाँ आप चाहो अपना हाथ नहीं के लिए ये मैं हमारे कवि सम्मेलन के अतिथि महोदय श्री राजेश कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा, कृपया हमें आशीर्वचन दें। अपने उद्बोधन से नवाजें श्री राजेश कुशवाहा जी। कार्य समिति कवि सम्मेलन को एंजॉय करने के लिए आया था। कवि सम्मेलन सुनने का, मैं इन कवियों को सुनने का अपना लक्ष्य है। इसलिए आप सब लोगों के बीच, आप सब लोग भी शायद इसी मूड में हैं और मैं आप सब लोगों के बीच ज़्यादा बाधा ना बनते हुए मेरी शुभकामनाएं अक्षर वार्ता के साथ भाई बैरागी जी को जो कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया निरंतर प्रगतिरत रहे। अच्छे आने वाले वर्षों में और अच्छे स्तर पर हम इस कवि सम्मेलन को संपन्न करें, ये मेरी शुभकामना है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे सब कविगण आप हम सबको गुदगुदाएं, हंसाएं और हम इनकी रचनाओं का पाठ जो है सुने आपके साथ। धन्यवाद। कुशवाहा जी, मैं विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा सर से निवेदन करता हूं कि वे आए और हमें आशीर्वाद दें। सरस्वती श्रुति की मर्यादा। सचमुच में आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच विक्रम विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कार्य परिषद सदस्य, अनेक सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं का नेतृत्व करने वाले सुधी श्री राजेश सिंह जी कुशवाहा, मैं चाहूँगा करतल ध्वनियों से उनका सम्मान करें, उनकी उपस्थिति को रेखांकित करते हैं क्योंकि वे लगातार इस नगरी के सांस्कृतिक गौरव को प्रतिष्ठित करने के लिए लगातार लगे रहते हैं। और इस शहर को माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी ने जो विक्रमोत्सव की सौगात दी, इसी प्रकार अनेकानेक कार्यक्रम जिनमें गरबा महोत्सव हो, इसी प्रकार से जो यात्रा निकलती है कृष्ण सुदामा यात्रा, ऐसे तमाम प्रकल्पों में राजेश सिंह कुशवाहा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे मौन साधक के रूप में और एक दिशा देने वाले व्यक्ति के रूप में लगातार सेवा व्रत पर चलते हैं। उनकी उपस्थिति महनीय है, उनका अभिनंदन करते हैं। और ये मंच अत्यंत समृद्ध है, जहाँ 22 से अधिक देशों में
अपनी कविता के माध्यम से माँ वाणी के प्रति अपना भाव अर्पित करने वाले दिनेश दिग्गज जी जैसे रचनाकार हो, चाहूँगा दिनेश दिग्गज जी का हम करतल ध्वनियों से सम्मान करें। गीतों के अलबेले राजकुमार और भले ही अब वयस से अधिक हों, लेकिन मैं उन्हें मानता हूँ कि आज भी युवा हैं, हृदय से भी भले ही श्वेत केशरी है। मैं चाहूँगा हेमंत श्रीमान जी के लिए करतल ध्वनियों से हम लोग सम्मान करें। और आज उनको देखते हुए मैं याद कर रहा हूँ दादा डॉक्टर प्यारा श्रीमान सरस पंडित जी का, जिन्होंने अद्भुत कार्य किया था। और उस दिशा में हेमंत श्रीमान जी का स्वागत हो गया ना? अच्छा, तो आप सोचिए इतने सुंदर सुंदर रचना धर्मिता से जुड़े हुए रचनाकार यहाँ मौजूद हैं हमारे बीच में जिनको हम लोग वर्षों से सुन रहे हैं, पंडित अशोक नागर। मैं चाहूँगा करतल ध्वनियों सम्मान करें। हमारे आदरणीय हरीश निगम की बड़ी प्रशंसा करते थे और आपको उनके समय में भी हमने सुना है, हमने भावसार जी के साथ भी आपको सुना है। उस दौर के एक बड़े ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जिन्होंने मालम माटी के नरहरि पटेल साहब के साथ सुना है आपको। और मालम माटी के एक ऐसे अलबेले रचनाकार हैं, दूर दूर तक आपकी वाणी पहुंची है और आपके माध्यम से मालवा पहुंचा है। अतुल ज्वाला जी के बारे में क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम होगा कि इस कोरोना पीरियड के दौर में भी आपने अपनी जो अविराम साधना है वो तो जारी रखी ही, और देश के तमाम हिस्सों तक और विदेशों तक भी। आप सोचिए आपका जो यूट्यूब चैनल है वो दुनिया के तमाम हिस्सों में देखा जाता है। मैं चाहूँगा कि अतुल ज्वाला जी के लिए भी हम लोग हमारे बीच श्री कुलदीप रंगीला जी हैं। शायद मैं सौभाग्य नहीं मिला आपको सुनने का, लेकिन आज कुशवाहा जी हम दोनों तो सुनने आए हैं, हमको थोड़ी मालूम था कि मंच पर नाम बुला लीजिए तो कुछ तो कहते ही है, लेकिन रंगीला जी नामानुरूप जो है रंग बिखेरेंगे, आपका अभिनंदन करते हैं। और बहुत प्यारा सा दुलारा सा सबके हृदय में जिसने जो है स्थान बनाया हुआ है, ऐसे श्री राहुल शर्मा में चाहूँगा करतल ध्वनियों से सम्मान करें कि एक रचनाकार जिस तरह से तेजी के साथ पूरे देश में छाता हुआ हमें दिखाई देता है कि हम लोग तो सामने बैठ करके सुनेंगे तो आप लोग का जो है हम लोगों का मन जो है आनंदित होगा। यदि आप लोग हमको इजाजत दें तो हम लोग सामने जाएं और एक बार पुनः इन सबका करतल ध्वनियों से हम लोग सम्मान करें। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आदरणीय श्री सुरेंद्र सर्किट सर, आदरणीय श्री हरीश कुमार निगम सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आए और हमारे आज के कवि श्री हेमंत श्रीवाल जी का स्वागत करें। कृपया मंच पर आए और आदरणीय श्री हेमंत श्रीवाल जी का स्वागत करें। और अब माइक हमारे आज के कवि सम्मेलन के संचालक आदरणीय पंडित अशोक नागर जी को सौंपता हूँ। वह इसको जैसे चलाना चाहे चलाएं। आपके हवाले माइक आदरणीय पंडित अशोक नागर जी। कुमार शर्मा साहब, श्रद्धेय श्री कुशवाहा साहब, कविता के भीष्म पितामह हमारे बड़े भाई हेमंत श्रीवाल जी, मेरे छोटे भाई मेरे शहर के शाहजहाँपुर के भेरूलाल जी मालवी जो प्रोफेसर हैं शाहजहाँपुर में, कुलदीप रंगीला देवास से हास्य का बहुत श्रेष्ठ कवि आप सुनेंगे। इधर दिनेश दिग्गज जी जिन्हें मैं अगर परिचय करवाऊंगा तो आप हंसेंगे, क्या जरूरत थी। राहुल शर्मा युवा ओज का बेहतरीन कवि, उज्जैन में भी हंगामा कर रखा है। 5 दिन तक हम रोज दिन भर कथा करते हैं चक्रावा में, रात को कहीं ना कहीं का कवि सम्मेलन लेके आ जाता है, बुला लिए। अतुल ज्वाला राव से इंदौर से
कलम कैफे एक चैनल चलता है, कई लोग देखते हैं, यहाँ भी 80% लोगों ने देखा होगा। और सामने बैठे हुए जो हमसे भी अच्छे श्रेष्ठ कविता लिखने में हैं, आदरणीय हरीश सिंह साहब बैठे हुए हैं, आदरणीय सुरेंद्र सर्किट जी, आदरणीय संतोष सुपेकर जी बैठे हुए हैं, आदरणीय नंद किशोर पांचाल, राजेंद्र जैन जी है, अर्जुन सिंह है और बाकी और भी हैं। बाकी आप सब जो सुनने के लिए हम इस कवि सम्मेलन को कर सकें, इसका दारोमदार आप पे ही है, जितने भी हैं। बाकी कुर्सियां तो पूरी है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं आप सबको दिल से, हृदय से प्रणाम करता हूँ और सबकी अनुमति से दिनेश दिग्गज जी हमारे बीच में है, बोले कि संचालन पंडित जी आप करेंगे, तो मैं करूँ संचालन। सबको ही करना अपने अपने घर का, तो ये घर ही घर जैसा ही मामला है, जहाँ कम लोग रहते हो घर जैसा रहता है ना, तभी घर का ही संचालन हो गया एक तरह से। ये न समझे देश को आजादी ऐसे ही मिली है, ये न समझे देश को आजादी ऐसे ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है, जो मिटे हैं देश पर दीवार में वे ही गड़े हैं, और ये आजादी के महल सारे उनकी लाशों पर खड़े हैं। संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है। दुनिया कहाँ चली गई है? लिपस्टिक लगाने की वजह से जब 13 साल की बच्ची की अंगुलियां काट दी जाए, हाथ में किताब देख करके 16 साल की बेटी को गोली मार दी जाए और बुर्का पहना के हाथ पीछे बांध के जब कोड़े मारे जाए, तो समझ लो कि कलयुग अफगानिस्तान से प्रारंभ हो चुका है। तो संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आजकल क्या नया सिलसिला चला दिग्गज जी, जैसे अपने को पता चले कि सुरेश 12,000 वोट से हार गया है, तो रमेश को खड़ा करके 14,000 वोट कटवाते हैं। हमारे हो गया, मैं कोई ऐसा नहीं किया, हमारे हुआ है। खड़ा कर दिया तो बोले क्या बेच दिया, बोले पहले गोभी बेचता था, अरबी शुरू करी। तो गोभी अरबी अलग, बोले गोभी रोज सुबह लानी पड़े, अरबी 3 दिन बेच लो, वही 4-5 लाख का इंतजाम कर ले, फिर भाभी करोड़ों कमाएगी। बोले काय से, बोले चुनाव लड़ लो, जिताएगा, हम जिताएंगे, तो काय को टेंशन ले। म्यूनसिपलिटी के हैं बेचारे, बेच दिया घर 4.5 में, खर्चा कर दिया, पर हार गए। एक दिन मुंह लटका के बैठा, लोगों ने पूछा चुनाव हो गए? हाँ हो गए चुनाव। रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गया। ये दूसरा आदमी, भाभी जीत गए? हाँ जीत गई। फिर मुंह लटका क्यों बैठा? सोच रहे हो कौन वोट दे गया। अब ये इधर ये उलझ गया, कई उम्मीदवार खड़े थे, इसको बंद करना वो ऐसे काटना तो ये मामला था, तो हार गया चुनाव। वो जिसने 5 लाख की ठुकोई थी उसको देख लिया, 6 महीने हो गए वो मिले नहीं। अब ये किराए से ले दिया, घर तो बेच दिया, 650 रुपए महीने से एक झोपड़ी ली 8x40 की। इसने 8x40 की इसलिए कि पीछे 2 बाप बेटे और रहते थे, बीच में पर्दा बांध दिया, इधर ये 2 पति पत्नी। 6 महीने निकल गए, 6 महीने बाद इसकी नजर उस पे पड़ी जिसने खड़ा करा था, तो ये चिल्लाया, बाप बताओ इसकी भड़ास कैसी निकली होगी जो जिसका सब चला गया। साले चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे हरामखोर, लुच्चे चालाक, दलबंधु दगाबाज, बेवड़े भीतर घाती, क्यों ने उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कमल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने खुद चढ़ा था पोल पे। बस महीने भर की नौटंकी थी पर खूब हाकी टीम, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। यहाँ तक आ गए हम आजादी के बाद यहाँ तक आए। महीने भर के प्रचार में कर दिया रे कड़का,
काजू करी, मटर पनीर, पराठे में मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। तूने नखरे तो इतने किए, इस लाइन पे आपकी ताली आई, इसके बाद वाली पे तूने नखरे तो इतने किए कि कोल्ड कॉफी तक उबाल कर पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे? तूने तो शहद भी शक्कर डाल कर। क्या बोला था तू, तेरी लॉटरी खुल जाएगी, 4-5 लाख खर्च कर दे, फिर कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ठोकवा दिए। मकान बेचने के बाद पैसे कम पड़े तो पहले गाय, फिर भैंस, फिर बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए। वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें आई, मुर्गियां बची थी तो उनके वेलकम में निकल गई। तालियां कमजोर है आपकी, थोड़ी ताली तेज करो। कोई खर्चा नहीं लिया, बस ताली बजा के चुप होना, और क्या अपने को ये हाथ इस हाथ पे 6 बार ठोक दो, खेल हो जाए, और कविता भी हो जाएगी उसमें। वीडियो शूटिंग हो रही है, घर तक बात जाएगी। क्या करा रहा हूँ, ताली बजी थी कि नहीं, इज्जत के कांकरे होंगे, वैसे ही 1.5 साल से घर बैठे। वो संतोष सूबे में भी बैठे, पूछो इनसे, नींद नहीं आई घर पे कई दिन तक, तो रेल में जबरन डिब्बे में जाके पड़े रहे। मिसेज रोटी का टिफिन वहीं दे के गई जब रात कटी। जैसे तैसे कर रहे हैं, काम धंधा है, तो थोड़ी ताली वाली आप बजा दो। बाकी अब ये क्या, हाँ कम है हम लोग, लेकिन जब कम होते हैं ना तो जवाबदारी ज्यादा बढ़ जाती है। शोर का ध्यान रखो, उचक्कों का ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो। तो 1-2 मिनट का काम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बात क्या है, निवेदन करवाऊंगा आपसे। मुर्गियां बची थी, उनके वेलकम में निकल गई धूर्त शिरोमणि। तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया, क्यों रे? नगर पालिका के वोट गिनवाए और लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया। 2.5 लाख वोट अंगुली पे गिनवा दिए। 1 अम्मा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी, 5 पंचोली, 6 छेदीलाल, 7 सलीम, 8 मुनीम, 9 नई, 10 कसई, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 कबोली के, 15 अल्लाह बेली के। 2.5 घंटे तक गिनता गया। उसके बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 34,656 से जीत कर। क्यों रे कमीने, तेरी अंगुलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर? कल्ली की तो जमानत भी गई। मेरी खुद की हालत क्रिश्चियन मिशेल के जैसी हो गई। जिस दिन वोटों की गिनती हुई रे, उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के खुंदी भाई के घर में पड़ा। ये कविता, यही कवि सम्मेलन है, वो संचालन करेंगे, वो कविता पढ़ेंगे, वो कविता पढ़ेंगे, वो, अरे तो ये तो आदमी इतना ही नहीं। एक संचालन कर लो, कविता पढ़, मेरा वो कहने का मतलब इसमें लड़ाई झगड़ा किस बात का? तो मैं ये चाहता हूँ, हम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गणेश उत्सव चल रहे हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद आप दे दें। 4 पंक्तियां गजानन गणपति के श्री चरणों में रखकर उसके बाद शुरू करेंगे ना, तो देवता दिल फरियाद है वो देगा जो सोचा भी नहीं था। आसन लगा हुआ है, पधारो गणेश जी। ये आसन लगा हुआ है, पधारो गणेश जी। मूषक विमान शीघ्र उतारो गणेश जी। तुम रिद्धि सिद्धि दाता, तुम बुद्धि के प्रदाता, भोले पिता तुम्हारे, तुम हो जगत के ज्ञाता, तो हम सबको ज्ञान दे कर तारो गणेश जी। आसन लगा हुआ है, पधारो गणेश जी। और अंतिम 2 पंक्तियां, रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियां हमारे गजानन गणपति की, अपने आप एक है, उसमें ही परेशानी है। फोन आ गया तो मैंने 4 बार क्या, काट मत देना, केक रखना, प्रोग्राम कर दिया पंडित इधर। ये हालत
16 दिन घर से बाहर, तो परसों रात को घर पहुंचो, घंटी बजा, पहले मिसेज भीतर से जाके फिर लड़की से बोले, देख बेटा मेरा सब सही था, तेरा पापा ही आया। अब पापा बेचारा कहाँ जाए, घर में आए। फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? भंडारे में से 3 बाटी उठा लाया, थोड़ी 2 किलो नुक्ति भी है, तू भी खा, मैं भी खाऊं, छोरी भी खाएगी, अब मत बना। 1 गिलास जल लिया, क्यों पियोगे? गला चेक करेंगे कहीं से लीकेज दिख रहा, ताली नहीं आ रही आपकी। कभी सम्मेलन का बर्बाद वाला बंद कर दिया क्योंकि उससे कई बर्बाद हो गए। हमारे कई कवियों ने कहा कि यार एक्सीडेंट हो गया था, तीसरे दिन हो ही गया। तो मैंने कहा अपन नहीं कहेंगे कि बर्बाद हो जाएगा, पंडित आवाज होएगा, इसलिए बंद कर दिया अपन। तो और हेमंत दादा बैठे हुए हैं हमारे बीच में, उन तक पहुंचेंगे, आनंद आएगा। आज के कवि सम्मेलन की बड़ी विशेषता है यार, थोड़ा सा मजा लो आप, ऐसे नहीं चलेगा। हम 1 गिलास जल लिया, क्यों पियोगे? नहीं, गला चेक करेंगे वैसे लिखे दिख रहे हैं। और फिर 1 कप चाय कड़क बना दे, अदरक पड़ा हो देख लेना। हो कल से लड़की कह रही थी मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया, 17 दिन हो गए। ये हालत है हमारी, गाली आपकी दिक्कत दे रही, बाकी तो अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा विवेक आया, देखो विवेक शर्मा, पीपल गाँव से छोरा, वो भी आया, 17 का कल हो गया था। कूपन में नाम आने लग जाएगा, पासपोर्ट भी बन जाएगा। मैं ही बना के पासपोर्ट भेजा, 17 साल से 3 बार रिन्यू करवा दिया, 18,000 के घाटे में, तो है ही नहीं। ये दिक्कत आती है, दिक्कत कई चीजें लोगों के कहने पर बोले थे, अगर पासपोर्ट है नहीं, मेरे पास तो आयोजन नहीं, वो भाई ये चल रही है अब कई सालों से। पासपोर्ट है, बनवा फटाफट, दुबई का फाइनल ही मान ले। मैंने कि आप कह रहे थे दुबई का फाइनल, बोले वो उनका दूसरों का जाने का फाइनल था, मतलब तो धीरे धीरे रास्ते खुलेगा। ये आपको क्या पता है क्या बीत रही है, क्या करें अपन? 1.5 साल हो गया अपन रियल नीर पिए को, 1.5 साल हो गया, वो घर का ही नहीं है। डालो फिटकड़ी घोलो न पी जाओ। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं, सूबे कर दी बैठे हैं बेचारे। ये जरूर 2-4 बार टिकट नहीं मिले, जगह करे, इनने घाट के पास बिठाया कई बार, अपन ने उनको कविता सुनेंगे, उन्हें हर स्टेशन पे भजिए खिला, बाद में कविता पढ़ने लायक नहीं रहे। बातचीत कविता क्या है, हम तो लिख के लाए वही पन्ने, 18 पन्ने लेके आते हैं। कहीं पन्ना नंबर 19 कहाँ है, मेरी दादा जब 18 लाया था तो 19 कहाँ से मिलेगा? वो पूरा ही उतारते, जैसे अपन परीक्षा में मैं भी उतारता था, नकल करते थे। हमारे टीचर उस टाइम अच्छे थे, ऐसे शैलेंद्र कुमार शर्मा जी जैसे नहीं थे उस टाइम पे। चुपचाप नजर कीजिए, काम कर लो। अभी हमारे बेरोजगार छोरों को मौका ही नहीं देते, कई शिकायत है इनकी। परीक्षा में ड्यूटी लगती है, 2-3 लड़के बोले, कह रहा बिल्कुल मौका नहीं दे। और मैंने कहा बोल देंगे, मौका देंगे। मैं इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने के लिए जमीन तो बनाना पड़ेगी, बिना जमीन बनाए तो कोई कवि सम्मेलन नहीं होगा ना, ये तो आप जानते हैं। काय को झुक के निकल रहा सही है, फंसा भी है नहीं कैमरा। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, हाँ तो रोटी खाओगे? हाँ खाएंगे, क्या बनाओ? रेल में छिले मुंगड़े पकौड़े भजिया कुछ भी बना ले, क्या दिक्कत है? नहीं, तेल का मत खाया करो, आलू बड़े बना ले, आलू बाती करते, साबूदाने खीर बना लेते। क्यों एकादशी है क्या आज? मूंग की दाल चावल की खिचड़ी बनाएगी। तबियत ठीक है ना? कोरोना चल रहा, किसके पास बैठे थे? एक काम कर, दिनेश दिग्गज भी साथ आए हैं आज। मेरा दुर्भाग्य है कि ये योग लगा, 2 कटोरी आटा दे दे तो हम हमारे हिसाब से, क्योंकि मैंने जिंदगी बना दी, उनको याद है, तो ये कर लेंगे। नहीं बोलो ना क्या बनो, तो दाल रोटी चावल सब्जी, वो तो रूटीन में रोज 10 साढ़े 10 पे अपने घर बन जाते हैं। तो अब क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो बना, तो क्या ये हालत है हमारी।
तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कवि सम्मेलन को हम आगे बढ़ा, लेकिन जो अपनी 2 पंक्तियां गणेश जी वाली रह गई वो अपन पूरी करें। जिस पर कृपा हो तेरी उसका न कोई बेरी, भक्तों के काज करते करते न नाथ देरी, तो इन सब के काज आके सुधारो गणेश जी, आसन लगा हुआ है पधारो गणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये विशाल बृहद कवि सम्मेलन का हम प्रारंभ करते हैं। आज अनंत चतुर्दशी है, रोड पे कई गाड़ियां इधर उधर खड़ी हुई है, इसलिए आप लोग भी समय पे नहीं आ पाए गणेश जी का विसर्जन करने के लिए। पुल से हम अभी निकले हैं, इधर से जो ये होटल के पास रास्ता बाईपास निकलता है इंदौर तरफ जाते हैं, तो टोल टैक्स पे पूछा था मैंने कि यार वो हमको खालीदास अखात में जाना है। बोले खालीदास की यहाँ नहीं है, इंदौर में है। मैंने कहा कुछ चुप रहे, सबसे टेंशन कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहते हैं। बिखरे कपास को सूद कर दूं, बिखरे हुए कपास को सूद कर दूं, कविता की डोर को मजबूत कर दूं और सफल हो जाएगा ये यज्ञ मां शारदे का। कुलदीप चला तुझे ही आहूत कर दूं। जोरदार तालियां कुलदीप रंगीला देवा। कहूंगा तब तक तो आप ताली बजाओगे नहीं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। खाली पड़ी कुर्सियों को प्रणाम करता हूं। जितने श्रोता यहाँ पर सुनने वाले हैं साहब, कई बार तो इतने अतिथि मंच पे होते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन में ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि कितने लोगों में कविता पढ़ी गई, महत्वपूर्ण ये होता है कि कैसे लोगों में कविता पढ़ी गई। ओ मित्रों, मेरा तो नाम ही रंगीला, ये कवि मित्र मेरे को प्रेम से बोलते हैं रंगीला। और साहब मेरे साथ घटनाएं ही ऐसी होती है। अब जितनी देर मैं आपके बीच में रहूंगा, आपको केवल मस्ती के मूड में रहना, आप अपने आप को बच्चा समझो, क्योंकि 2 साल हमने जो है सहे हैं और इतनी पीड़ाएं हमने झेली है साहब। स्थितियां ये थी, पहली बार लॉकडाउन लगा, फिर दूसरी बार लगा। पहली बार लॉकडाउन लगा तो कहीं सुनामी, कहीं तूफान, कहीं टिड्डियां। एक टिड्डी का दल मेरी छत पे से गुजरा था, एक टिड्डी आकर मेरे कंधे पर बैठ गई। मैंने उस टिड्डी को उठाया तो मेरे को देख के हंसने लगी। मैंने कहा हंस क्यों रही है? बोले देखो हमारे कुंबे को हम 1 घंटे में फसल नष्ट कर देते हैं और तुमको देखो घर के अंदर कैद है। तो 4 पंक्तियां मैंने उस टिड्डी को कही। वहीं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं। अगर आपके हृदय पटल तक पहुंच जाऊं तो मेरे मुख तक मेरी इन पंक्तियों के बाद आपकी तालियां बताएगी कि मुझे आपके बीच में कितना देर खड़ा रहना है। साहब टिड्डी को देखकर मैंने 4 पंक्तियां कही कि अपनी अदा थी, अपने अपने मूड में घूमा करते थे। अरे अपनी अदा थी, अपने अपने मूड में घूमा करते थे। कभी हवा में, कभी तीर्थ के कुंड में घूमा करते थे। और अपने कुंबे पर इतना अभिमान करो ना टिड्डी दल। अरे कुछ महीने पहले हम सब भी झुंड में घूमा करते थे। कुछ महीने पहले हम सब भी झुंड में घूमा करते थे। साहब हमने कभी सुना नहीं था सैनिटाइजर जो हर व्यक्ति की जेब में फंसा है। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन में हमारे मोहल्ले में एक लड़की भाग गई। 2 दिन बाद उसने पिताजी को फोन लगाया, बोले पापा मैं मोहल्ले के रमेश के साथ भाग गई, मेरे लिए कुछ आदेश? बोले हाँ है ना आदेश। बोले क्या आदेश? बोले आप सोशल डिस्टेंसिंग रखना। ये 2-4 में ताली बजी, वो भी नहीं बजाते तो काम चल जाता। कोई साहब बड़ा श्रेष्ठ मंच है, देश के बड़े संचालक हमारे नागर जी हमारे बीच में संचालन कर रहे हैं, इन्हें प्रणाम करता हूँ। दिग्गज जी बैठे हैं साहब। दिग्गज जी मेरे बड़े भाई वो शख्स हैं जिन्होंने कुलदीप को पहला मंच पढ़ाया था। और साहब मेरी काव्य यात्रा को लगभग 15 वर्ष हो गए हैं। पहला मंच इन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे तो मालूम नहीं था कि कविता क्या होती है। दिग्गज जी वो शख्स हैं जिन्होंने कुलदीप को कविता लिखने का तरीका बताया। इन्होंने बताया कि छंद क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं। दिग्गज जी उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने कुलदीप को कविता लिखने का तरीका सिखाया। दिग्गज जी वो इंसान है जिन्होंने कुलदीप को कविता पढ़ने का सलीका सिखाया। और आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुलदीप रंगीला जो कुछ भी है साहब, वो सिर्फ खुद की बदौलत है। ये सच्चाई है साहब। हम क्या केवल मस्ती में जीते हैं? अभी
आप अभी ने बताया कि आदरणीय गुरुदेव ने बताया कि बोले 2 साल से फुर्सत में हालत ये हो गई कि पहले हम कवि सम्मेलन एक कराते थे तो 10 कवियों के फोन आ जाते थे कि हमको बुलाओ हमको बुलाओ हमको बुलाओ। आज अगर हम कवि सम्मेलन करते हैं और फोन लगाते तो सब मना करते कि हमको नहीं आना। मैंने कहा क्यों नहीं आना, क्योंकि सब काम धंधे में लग गए। एक नीमच में सेव मिक्सचर बेच रहा है, 70 रुपए की थैली खरीद के ढाबे पे 100 रुपए में बेच रहा है। एक आगरा से जूते लाके परासिया में बेच रहा है। ये हालत हो गई राष्ट्रीय स्तर के कवियों के साथ। ये सच्चाई है। राष्ट्रीय स्तर के कवि कौन होते हैं मैं बताना चाहता हूँ कि आज से अभी 1 महीने पहले हमको जो है कवि सम्मेलन में जाना था और नागदा जंक्शन से हमारी ट्रेन थी 4:10 पे। 4:10 पे नागदा से हमको ट्रेन पकड़नी थी। रिजर्वेशन मेरा था नहीं, मैं साथ में अतुल ज्वाला जी हम दोनों थे। ट्रेन जैसे ही नागदा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे हम खड़े और आपको मालूम है नागदा जंक्शन कौन है? नागदा जंक्शन माइकल जैक्सन का छोटा भाई है। वहां से हमको ट्रेन पकड़नी। ट्रेन जैसे ही सबसे पहले मैं घुसा, मेरे पीछे अतुल ज्वाला जी, पीछे से धक्का आया। इनने वही धक्का मेरे को फॉरवर्ड किया, मैंने आगे वाले को फॉरवर्ड किया तो आगे वाला पलट के बोला कि भैया जरा ढंग से खड़ा रहे। मैंने कहा मैं तो ढंग से ही खड़ा हूं, पर शायद तुमको जानकारी नहीं है हम राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। लेकिन साहब उसने जो बात कही, अगर वो बात आप तक पहुंच जाए तो हिंदुस्तान के पूरे 2375 राष्ट्रीय स्तर के कवियों के सम्मान में ठोक देना। उसने कहा जरा ढंग से खड़ा रहे। मैंने कहा मैं तो ढंग से ही खड़ा हूं, पर शायद आपको जानकारी नहीं है मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूं। तो वो कहने लगा कि राष्ट्रीय स्तर का कवि है तो क्या छाती पे चढ़ेगा? ऐसी पीड़ाएं हम कवियों को भोगना पड़ती है साहब। स्थितियां ये हो गई। एक दानपुर कवि सम्मेलन में गए हम, आयोजक का नाम था प्रेमनाथ तिवारी और सर्किट जी तिवारी जी ने आयोजन इसलिए करवाया क्योंकि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर कवि सम्मेलन के पहले तिवारी जी ने थोड़ी सी लगा ली, मंच पर आ गए, आकर के घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब ही मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। तो सारे कवि टेंशन में, सारे कवि टेंशन में, पेमेंट खतरे में फंसा। आप सारे काम छोड़ो ने वो तिवारी जी के पिल्ले का कविता पढ़ो। अब तिवारी जी के पिल्ले का कविता पढ़ो। सारे कवि टेंशन में, पेमेंट को लेकर पेमेंट खतरे में फंसा। एक कवि बोला कि तिवारी जी का पुत्र डॉक्टर बनेगा, एक बोला इंजीनियर बनेगा। मित्रों 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, परंतु मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि आपका पुत्र क्या बनेगा और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो वो तिवारी जी टेंशन में आ गया। तो 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी, आप आनंद लेना, मस्ती के मूड में आपकी तालियां मंच तक पहुंचती रहे। क्योंकि मैं इस कवि सम्मेलन का पहला कवि हूं और जो पहला कवि होता है साहब वो होता भट्टी की जलेबी। मतलब हलवाई जलेबी बनाने के बाद क्या करता है कि पहली जलेबी को भट्टी में झोंक देता है। तो सारे कवि भी योजना बना के पहली जलेबी को भट्टी में झोंक देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो पहली जलेबी होती है वो आस्था की जलेबी होती है, विश्वास की जलेबी होती है, प्रेम की जलेबी होती है। सारी जलेबियों से अधिक उस जलेबी की वक्त होती है वो जलेबी भट्टी पे चढ़ती है, तब जाके धंधे में बरकत होती है। वो जलेबी भट्टी पे चढ़ती है तब जाके धंधे में बरकत होती है साहब। तब निवेदन कर देना चाहता हूँ कि तिवारी जी ने घोषणा कर दी कि पुत्र पे सुनाओ। सारे कवि शुरू। 8 कवियों के बाद में मैंने तिवारी जी से क्या कहा, तिवारी जी मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि आपका पुत्र क्या बनेगा, उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो तिवारी जी टेंशन में, पंक्ति सुनिए साहब के घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला न डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा हो गया अभी तिवारी बन जाएगा। ये स्थितियां हो जाती है साहब। और मैंने क्या कहा, कवि मित्र मेरे को प्रेम से बोलते हैं रंगीला, और रंगीला बोलते हैं। मेरी पीड़ा ये है कि नाम रंगीला पर ऊपर वाला मेरे को रंग देना ही भूल गया। ये करने वाली जरूरत नहीं है साहब। मंच पे कुछ कवि ऐसे जिनको बाल देना ही भूल गया। हालांकि देखो मैं गंजों का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी कविता का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी अगर किसी के निजी जीवन से मेल खाती है तो उसके लिए लेखक की कोई जवाबदारी भी नहीं है। बढ़िया है। क्योंकि ये जो गंजे होते हैं ना सब, ये हमारे देश में 2 प्रकार के होते हैं।
एक होते हैं पूर्णगंज, बिना पत्रे का मकान, जिनका पूरा मैदान ही साफ होता है। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल, इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट। ने ऊपर से इनके बड़े बड़े कान ऐसे लगते हैं जैसे कोई साइकिल पे दो दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। ये आनंद है साहब। हमारे घर के पड़ोस में एक चंपा लाल जी रहते हैं, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा। अब 5-7 मिनट तो दादाजी को आनंद आए, लेकिन जो ट्रक के छोटे छोटे पहिए होते हैं आधे इंच के, वो दादाजी को गड़ने लगे तो दादाजी जोर से चिल्लाए, तो क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूं। बोले क्यों रे, कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोले दद्दू दद्दू, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। ये आनंद होता है साहब, हम मस्ती में जीते। 4 पंक्ति और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा, मैं बोला नवीन रख दीजिए। 1 वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा, मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े, इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नवीन, दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। और मित्रों, आज अनंत चतुर्दशी है। गणेश जी हमारे बीच में 10 दिन तक विराजमान रहे। और हालांकि देखो अभी तो हम फ्री हैं, 2 साल से मैं भी फ्री था। कई जगह तो मेरे पास भी बुकिंग आई थी कि गणेश जी की जगह आप खुद बैठ जाओ, खाली सूंड लगाना है। लेकिन क्या है साहब, स्थितियां ऐसी नियमित हो जाती। गणेश चतुर्थी में जो माताएं बहन हमारे बीच में विराजमान है, हड़तालिका तीज करती, रात भर जागेगी, और ये जागती तो पुरुष भी सो नहीं पाता है। कोई कारण क्या, इनके भजन कीर्तन चलते हैं ना, उधर अपन जागो, गैलरी में जाओ तो बोलते चलो अंदर चलो, यहाँ क्या कर रहे हो। ये स्थिति। फिर अगले दिन जो है गणेश चतुर्थी, उसके बाद आती है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी आती है तो आप जानते हैं कि माताएं बहनें जो है आजी झाड़ा नाम का एक पौधा होता है, उससे स्नान करती है। 4 पंक्ति और सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि जिनके के मुख से नजर नहीं हटती थी, आज वही चंद्रमा से मुख मोड़ रहे हैं। अरे जिनके के मुख से नजर नहीं हटती थी, आज वही चंद्रमा से मुख मोड़ रहे हैं। और नीति जिस हिरनी को हाय हलो बोलते थे, आज उसी हथनी के हाथ जोड़ रहे हैं। और सर को झुका के इलू इलू सदा बोलते थे, दीवारों से खुद का ही माथा फोड़ रहे हैं। और कहते थे चांद और सितारे तोड़ लाएंगे जो, वो जंगलों में जाके आजी झाड़ा तोड़ रहे हैं। वो जंगलों में जाके आजी झाड़ा तोड़ रहे हैं। ये स्थितियां हो जाती है साहब। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को जो रंगीला बोलते हैं, कारण क्या है कि नाम तो रंगीला लेकिन कलर एकदम ब्लैक। ये सब मेरे से बोलते हैं यार कुलदीप कुछ इलाज कर। एक बार दिग्गज जी का फोन आया, बोले कुलदीप मेरे पास एक टोटका है जो काले आदमी को गोरा कर देता है। वो साहब मेरा चेहरा ही ऐसा है, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरे को देख के हंसते हैं इसलिए हंसते हैं। ये जो टाइम है, अभी इन्होंने मेरे को जो है 8:30 बजे खड़ा करा, बल्कि ये टाइम मेरा कविता पढ़ने का नहीं है। एक्चुअल में टाइम मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का होता है। लेकिन आज मैं आपके बीच में फंसा हूँ। इन्होंने कहा, बोले बाबा आए जो काले आदमी को गोरा कर देते। मैंने कहा बाबा का नाम क्या? बोले कालादास बाबा। मैंने कहा नाम कालादास और काले को गोरा करते हैं? बोले करे। मैंने कहा कहाँ मिलेंगे? बोले भूखी माता रोड पे। साहब भूखी माता रोड पे गया, इधर बाबा उधर बाबा, जिधर देखो उधर बाबा। और दुनिया का सबसे आसान काम होता है बाबा बनना। बाबा बनने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना काम करना है कि आप 20 दिन तक स्नान मत करो, 40 दिन तक मंजन मत करो, 60 दिन तक दाढ़ी कटिंग मत बनाओ, 70वें दिन बाबा रेडी। सबसे आसान काम है। लेकिन साहब हमारी गलती क्या है कि हम हमेशा बाबाओं के पीछे जाते हैं, हमने कभी संतों का अनुसरण नहीं करा। अगर हम संतों का बाबाओं को छोड़कर अगर संतों का अनुसरण करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद होता है। यह जो परेशानियां आ रही है ये नहीं आती। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कोई सबसे बड़े संत हुए, उस संत के नाम पर ही तालियों की गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए साहब। अगर सबसे बड़े कोई संत हमारे देश में हुए हैं तो उस संत का नाम है स्वामी विवेकानंद। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार स्वामी जी शिकागो यात्रा पे जा रहे थे, उनके साथ में उनकी एक शिष्या थी जो विश्व की सबसे सुंदर महिला थी। उसने स्वामी जी के सामने
शादी का प्रस्ताव रखा। स्वामी जी ने कहा कि देवी ऐसा करने से क्या होगा? स्वामी जी ने कहा कि ऐसा करने से क्या होगा? उस महिला ने कहा स्वामी जी कल्पना कीजिए, ऐसा करने से मुझे जो पुत्र होगा वो आपकी तरह सुंदर, आपकी तरह बलशाली, आपकी तरह गुणवान, आपकी तरह बुद्धिमान होगा। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें मेरी तरह पुत्र चाहिए। उस महिला ने कहा जी हाँ स्वामी जी। साहब उस वक्त हमारे देश के संतों का जवाब होता है कि ठीक है देवी, आज से तो मुझे ही अपना पुत्र समझ ले। ये हमारे देश के संत होते हैं साहब। लेकिन परिवर्तन ऐसा हो गया है कि वो पागल गीत के मुखड़े दीवाने छंद बन बैठे। अब आपका आशीर्वाद लगेगा कि वो पागल गीत के मुखड़े दीवाने छंद बन बैठे। कभी कलियां, कभी पत्ती, कभी मकरंद बन बैठे। ये फिल्में देश के युवा दिलों की बन गई धड़कन। विवेकानंद बनना था, वो देवानंद बन बैठे। विवेकानंद बनना था, वो देवानंद बन बैठे। तो ये क्या साहब, ये फिल्मों का दुष्प्रभाव है कि विवेकानंद बनना था, वो देवानंद बन गए। फिल्में पहले बड़ी प्यारी फिल्में आती थी, नाम होता था राजा हरिश्चंद्र, संतोषी माँ। आजकल फिल्में आती जिनके नाम होते हैं टॉयलेट। गाने पहले गीत इतने प्यारे गीत आते थे कि एक महिला पिंजरे में एक तोते को रखती, उस तोते के सामने गीत गाती है कि आज मैं जवान हो गई हूँ ओ मिट्ठू मियाँ, तो पिंजरे में से तोता बोलता है ये गीत। और आजकल के गीत कैसे हो गए कि तेने मारी एंट्री यार, दिल में मची घंटी यार, टन टन टन। पहले तो इतने प्यारे गीत होते थे साहब के आदमी तो ठीक है कुत्ते तक गालियां करते थे। मेरे घर में एक कुत्ता है टॉमी, मैं जब भी रियाज करता हूँ ना गाने का तो उसको सामने बिठाता हूँ। ये नहीं सही कह रहा हूँ, वो कुत्ता मेरे सामने बैठा, उसके सामने मैंने गीत गाना प्रारंभ करा साहब, नीलाया बुलाया, उसको तैयार करा, टॉमी को सामने बिठाया, टॉमी के सामने मैं बैठा और मैंने गीत गाना प्रारंभ करा। आधा गाना मैंने गाया ना, आधा गाना उस टॉमी ने पूरा कर दिया। टॉमी के सामने मैंने गाना गाया कि पिया तू अब तो आजा, अरे 16 दामन बह के आके बुझा जा, अरे मन की ज्वाला ठंडी हो गई आजा आके बुझा जा। तो मेरा टॉमी बोलता है हा 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 हा। ये स्थितियां होती है साहब। तालियां आपकी कमजोर, एक बार जोरदार तालियां उठे ताकि आगे बढ़े। क्योंकि हम क्या मस्ती में भी नहीं, मालवा का जो आदमी है टोटली मस्ती में रहता है, उसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है साहब। मालवा में आप किसी से भी पूछ लो कहां से आ रही है, यहीं से। कहां जा रही है, यहीं। यहाँ क्यों खड़ा है, यहीं। मतलब बिना उधर मालवा का आदमी कौन, मालवा का वो होता है खत्री जी जो सुबह उठने के बाद में मंजन बाद में करे, पहले ये देखता है कि पोहे जलेबी कहां फंसे हैं। ये मालवा का आदमी होता है। और मालवा की मिठास है कि अगर हमने किसी से कोई वस्तु मांगी, सामने वालों को हिंदी में जवाब देना है तो अगला कहेगा हाँ या ना, अंग्रेजी में मना करना तो अगला कहेगा नो। लेकिन हमारी मालवी बोली में ये मिठास है कि अगर हमको किसी को मना करना है तो हमको हाँ या ना, यस या नो कहने की कतई आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ इतना करना पड़ेगा। मतलब इतने में अगले की पूरी फाइल ही पड़ गई। और साहब अगली टिप्पणी पे आपकी तालियां चाहिए कि हर देश अपने आप को बड़ा कहता है। वो अमेरिका कहता है कि हम बड़े हैं, जापान कहता है कि हम बड़े हैं, चीन कहता है हम बड़े हैं, दो कोड़ी का पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े हैं। पर कुलदीप रंगीला इस कालिदास अकादमी के पवन पुनीत मंच पे खड़े होकर के एक बात की घोषणा करता है कि अमेरिका तो ठीक है, जापान तो ठीक है, चीन तो ठीक है। मेरे भाइयों, विश्व की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे मालवा के को लिख के बता दे। और विशेषता ये होती है कि समझ हर कोई लेता है। अगर अपन बैलगाड़ी चलाते हैं तो बैल को ये थोड़ी बोलते हैं कि आगे बढ़ा गया, हम ही बोलते हैं, वो आगे बढ़ जाता है। ये विशेषता मालवा की मिठास हर जगह बिखरी पड़ी। अभी पिछले दिन मेरे को धार कवि सम्मेलन में जाना, मैं देवास में रहता हूँ, देवास से बस में बैठा, सरवोटे उतरा, वहां से गंगवा जाना, सामने मैजिक में बैठा। अब मैजिक में एक आदमी मेरे सामने एकदम काला ढूस, महाकाला, अति काला, उसका काला रूप बड़ा ही दोहरा लगे, यहां तक कि उसके सामने कुलदीप रंगीला भी गोरा लगे। मैंने उससे प्रेम से पूछ लिया, मैंने कहा आपका नाम? बोला भेरू। मैंने कहा बहुत प्यारा नाम है। बोले प्यारा है तो आप रख लो, मैं कोई दूसरा रख लूंगा। काम म्यूजिक आगे बढ़ा, मेरे अंदर फिर जिज्ञासा पैदा हुई। मैंने उससे दूसरा प्रश्न पूछा, मैंने कहा पिताजी का नाम? बोला काल भैरव। मैंने कहा उज्जैन की फैमिली इंदौर में, प्रणाम है साहब। फिर मैजिक आगे बढ़ा, मेरे अंदर फिर जिज्ञासा पैदा हुई। मैंने तीसरा प्रश्न पूछा, मैंने कहा दादाजी का नाम? बोले पताल भैरव।
मैंने कहा देवता तेरे को 2 अगरबत्ती और नारियल चढ़ाता हूँ, लेकिन उसका जवाब आप तक पहुंच जाए तो मालवा के सम्मान में आप एक बार पुनः तालियां ठोक देना साहब। मैंने कहा देवता तेरे को प्रणाम है, तू भेरू, पिताजी काल भेरू, दादाजी पताल भेरू, देवता ये बता के जा कहाँ रहा है? बोला लाबरिया भेरू। ये मिठा दे साहब हमारे मालवा की। और मैं तो कहना चाहता हूँ उज्जैन तो मेरी जन्मभूमि है। कुलदीप रंगीला भले देवास में रहता है, लेकिन कुलदीप रंगीला ने साहब जन्म उज्जैन में लिया है। इस पावन पुनीत नगरी को मैं प्रणाम करता हूँ। और पहला कवि सम्मेलन भी अगर कुलदीप ने कहीं पढ़ा था तो आदरणीय दिनेश दिग्गज जी के संयोजन में सीधनाथ घाट पर पढ़ा था। और उस कवि सम्मेलन में मुझे मात्र 51 रुपए का लिफाफा दिया था। सब आज से कम 15 साल पुरानी बात है, जब 51 रुपए का लिफाफा दिया था। आज मैं पूरे देश की यात्रा करता हूँ, मुझे 10,000, 20,000, संस्कृति विभाग में 50,000 तक के लिफाफे मिलते हैं, लेकिन उस 51 रुपए की कीमत आज के इन पैसों से कई गुना बड़ी थी। जब वो लिफाफा कुलदीप रंगीला के हाथ में आया, मैंने उसी रोज प्रण ले लिया कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी पैसा प्राप्त हो, कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, इन पैसों का मैं कभी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि इस पैसों से 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और मैं आज भी उस पैसों से 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। आप क्या सोच रहे हैं, दूसरे पे लुटाऊंगा? ऐसा थोड़ी है साहब, हम मस्ती के लोग हैं। कहीं से कहीं देखो, ये तो प्रेम का आयोजन है। आदरणीय बैरागी जी ने हमें आमंत्रित किया। बैरागी जी आपके यहाँ के बहुत अच्छे गीतकार हैं साहब। मैं 4 पंक्ति इनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि हर गली, हर शहर, हर मकान सुनता है। हर गली, हर शहर, हर मकान सुनता है। मृतकों की आत्मा संतों का ध्यान सुनता है। और बैरागी जी गीतकार हैं, इस बात की हमें खुशी है। इन्हें आपका शहर नहीं, पूरा हिंदुस्तान सुनता है। इन्हें आपका शहर नहीं, पूरा हिंदुस्तान सुनता है साहब। और इन्होंने मेरे को फोन लगाया, बोले कुलदीप भैया आपको आना है। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले यार बजट कम है। मैंने कहा कुछ तो होगा। कवि कौन कौन है? बोले आदरणीय अशोक नागर जी हैं, दिनेश भैया हैं, तुम हो, आ जाओ यार। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। और कौन कौन है? बोले राहुल है। मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। व्यवस्था क्या है? बोले आप बताओ क्या व्यवस्था कर जाए। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, 2 साल से वैसे भी हम फुर्सत में बैठे हैं, मेरे को केवल राहुल शर्मा से 100 रुपए कम दे देना। बोले आ जाओ, वो 100 में आ रहा है। मतलब इतने टेक्निकल आदमी साहब। पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है आदमी का प्यार। कोई पैसों की तो क्या स्थिति है साहब। अभी 6 महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हो गया, जब लोगों को कोरोना हो रहा था, जब मेरे को चिकनगुनिया हुआ। मतलब बीमारी में कुछ तो भी हो रही है। अब 6 और हम कभी क्या, हमारे जब सीजन चलते हैं, नवरात्रि, गणेश उत्सव, तो हमारे पास अनाप पैसे होते हैं। ये तो हमारे पास टोस के भी मामले होते हैं। ये सच्चाई है साहब। मैं चिकनगुनिया हो गया, बिस्तर पे पड़ा, मेरे पिताजी ने 25,000 रुपए लगाए। अब मैं बिस्तर पे पड़ा, ग्लूकोज की बोतल चढ़ी, पिताजी बैठे कुर्सी पे बैठे, सिर पे हाथ धर के, ये कवि मित्र मेरे को देखना है। तो नागर जी ने पूछ लिया, बोले बेटा कुलदीप कैसा लग रहा है? अब मैं बोलूं उसके पहले मेरे पिताजी बोल उठे, बोले उनसे पूछ के देखो जिनका पैसा लग रहा है। तो साहब महत्वपूर्ण पैसा नहीं, आदमी का प्यार होता है। हम अगर यहाँ पर उपस्थित हुए तो हमारे बैरागी जी के प्रेम के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि पैसों की तो ये स्थिति है भाई साहब। आज से 4 वर्ष पहले हमने बड़ी दीपावली पे जिस नोट की पूजा की थी, छोटी दीपावली पे उसी नोट को निकाल के हमने घर से बाहर फेंक दिया था। पैसों की ये स्थितियां साहब महत्वपूर्ण होता है। यहाँ आपका प्रेम जो तालियों के रूप में हम कवियों को मिलता है, यहाँ से अगर हम कुछ लेकर जाएंगे तो यही तालियां, यही प्रेम हम लेकर जाएंगे। साफ साफ कहना चाहता हूं कि पैसा आदमी के रूप बदल देता है। पैसा आदमी के रूप बदल देता है। कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का हो, उसके सामने एक पेटी होती है, उस पेटी में भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहाँ से कविता के साथ यात्रा करना मित्रों, कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है। पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है। पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को सरकारी बना देता है। पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है। और यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। यही पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। भाई साहब, यही कविता एक दिन मैंने अपनी सगी धर्म पलटनी को सुनाई। सगी, और आपको मालूम है सगी कौन होती है? जो अपने को छोड़ के नहीं भक्ति, वही सगी। ये कविता मैंने उसको एक बार सुनाई, पर उसके समझ में नहीं आई। मैंने दोबारा सुनाई, उसके फिर भी समझ में नहीं आई। मैंने तीसरी बार सुनाई,
उसके इतने समझ में आई कि वो उठ के सीधे मई के ही निकल ली। अब अपन प्रसन्न की बला टली पर 3 दिन बाद अपने को याद आई तो अपन ने उसको फोन लगाया, खींच खाच खींच खाच कुछ खींच खाच खींच, तो उसने काट दिया खींच। तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा जाग रही हो तो चैन भेज, सो रही हो तो नींद भेज, जो कर रही है हकीकत भेज। इतना सुन के वो भावुक हो गई, उसने व्हाट्सएप पे जवाब दिया, बोले बर्तन मांज रही हूँ, थोड़ा भेजूं। ये पीड़ाएं होती है, साहब निवेदन कर देना चाहता हूँ, बहुत समृद्ध मंच है कि छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में। आनंद लेना हमने क्या क्या झेला है। हम कवियों की ये स्थिति हो गई है साहब, न शादी है न नुक्ता है, प्रसादी है न भंडारा, न शादी है न नुक्ता है, प्रसादी है न भंडारा, न संचालक है न संयोजक, न हंगामा न अंगारा। और खरीदा था कभी कुर्ता जो मैंने मंच की खातिर, उसी कुर्ते को फड़वा के सिलाए मास्क 18, उसी कुर्ते को फड़वा के सिलाए मास्क 18। तब कहना चाहता हूँ कि छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, अरे छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में, जो एसी के बिल में बैठ के खेल रहे थे पबजी। साहब बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर सड़क पर आ गए, तब पंक्ति आप तक पहुंचे कि जो एसी के बिल में बैठ के खेल रहे थे पबजी, वे भी अब सुनसान सड़क पर बेच रहे हैं सब्जी। अरे वे भी अब सुनसान सड़क पर बेच रहे हैं सब्जी, ले लो रे तरकारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे न। तालियां सांसा चले सब आनंद आएगा। छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे। और इस सदन में माता बहनें भी विराजमान है। सब माताओं बहनों पर कोरोना काल में क्या गुजरी है, अंतिम पंक्ति का आनंद लीजिएगा बंद में। के ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे, अरे ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे, अरे 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे, 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे, जीजा बन बेटी गिरधारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। छूने और साहब जिनकी नई नई शादियां हुई थी और पत्नियां मायके में थी, वो बेचारे ऐसे उलझ गए कि ला ही नहीं पाए, और जो चाह रहे थे कि मायके में निकल जाए वो इसलिए दुखी कि अब जा नहीं पाएगी साल 2 साल। साहब तब पंक्ति सुनिएगा कि कहीं सुनामी कहीं टिड्डियां और कहीं तूफान जी, अरे कहीं सुनामी कहीं टिड्डियां और कहीं तूफान जी, अरे नई नई बुआ से बिछड़े नए नए फूफा जी, नई नई बुआ से बिछड़े नए नए फूफा जी, कैसे गूंजेगी किलकारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में, छूने से फैले महामारी कोरोना के काल में। और साहब मैं बहुत समृद्ध मंच है, बड़े कवि मंच पर विराजमान हैं। मैं इस कवि सम्मेलन का पहला कवि हूँ, नींव का पत्थर हूँ। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि इस कवि सम्मेलन का आधार मेरे को बनाया गया है। लेकिन साहब जो प्रथम कवि होता है, साहब मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप मेरे को ऐसे मत सुनिए कि मैं इस कवि सम्मेलन का प्रथम कवि हूँ, आप ऐसे सुनिए कि मैं इस कवि सम्मेलन का अंतिम कवि हूँ। आपको भरपूर मजा आएगा। मैंने बात करी थी गानों के साथ, गाने कैसे कैसे आ गए, गाने आते थे कि महिला पिंजरे को तोते में रखती थी, आजकल गीत ऐसे हो गए। और पहले क्या है, जब दूल्हा घोड़ी पे निकलता था तो बड़े